साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। वर्तमान महामारी के इस दौर में भी हमारे किसानों ने कृषि के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान दिया है। इसीलिए किसान भाई बहनों को समर्पित अपने इस कार्यक्रम कृषि दर्शन में हम ऐसी जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं जिससे हमारे किसानों के आर्थिक विकास को बल मिल सके। आज के कार्यक्रम में सबसे पहले आपको जानकारी देंगे कि कैसे हमारे किसान संरक्षित खेती से प्रदूषण को रोक सकते हैं। साथ ही आपकी मुलाकात करवाएंगे मधुबन गाजर के जनक से और अंत में दिखाएंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। सबसे पहले नजर विज्ञान और किसान पर, उसके बाद कृषि स्टार्टअप और अंत में फार्मिंग इंडिया। कृषि दर्शन की शुरुआत करते हैं विज्ञान और किसान से। सबसे पहले नजर कैसे संरक्षित खेती प्रदूषण पर रोक लगा सकती है। हमारे देश में पराली जलाने की एक बड़ी समस्या है। इससे काफी वायु प्रदूषण भी होता है और साथ ही मिट्टी की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है, क्योंकि खेत में पाए जाने वाले कीट मित्र भी इसमें नष्ट हो जाते हैं। पराली जलाने से काफी कार्बन भी उत्पन्न होता है, जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए काफी घातक है। इसीलिए आपको बताएंगे कि कैसे संरक्षित खेती से इस प्रदूषण से बचा जा सकता है। आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। 2015 के आंकड़े बताते हैं कि दुनिया में एक व्यक्ति एक साल में 7 टन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। भारत का रिकॉर्ड इस मामले में वैश्विक औसत से बेहतर है। यहाँ हर शख्स साल भर में 2.7 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। पेरिस में हुए जलवायु समझौते के तहत भारत को 2030 तक अपनी कार्बन उत्सर्जन तीव्रता में 33 से 35% तक की कमी करनी है। भारत में कार्बन उत्सर्जन की बड़ी वजह धान की खेती का ज्यादा रकबा भी है। धान का पुआल जलाने के कारण 50 से 55% कार्बन, 0.62 से 0.68% नाइट्रोजन, 0.20 से 0.23% फास्फोरस और 0.78 से 1.15% पोटेशियम नष्ट हो जाती है। वैसे भारत में 9,281 मिलियन यानी कि 9 अरब 28 करोड़ टन फसल अवशेषों को जला दिया जाता है। इससे पौधों के लिए जरूरी काफी मात्रा में पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं और पर्यावरण को भी बहुत नुकसान पहुंचता है। दिसंबर 2018 से सितंबर 2019 के बीच गेहूं की 1 और धान की 2 फसलों के दौरान हुए अध्ययन से ये बात सामने आई है कि पराली जलाने के समय प्रदूषण स्तर सामान्य से 3 से 4 गुना बढ़ जाता है। संरक्षित खेती इस समस्या का बेहतरीन समाधान है। जीरो टिलेज यानी बिना जोते ही बुआई संरक्षित खेती की सबसे कामयाब तकनीक है। दरअसल धान या किसी दूसरी फसल की पराली खेत की जुताई में बहुत बड़ी रुकावट है। यही वजह है कि धान के बाद गेहूं या दूसरी फसल बोने के लिए किसान पराली को खेत में ही जला देते हैं। धान के खेतों में बिना जोते मशीनों के माध्यम से गेहूं की बुआई का चलन बढ़ रहा है। आंकड़ों से पता चलता है कि गेहूं के लिए संरक्षित खेती में प्रति हेक्टेयर लागत 2,000 से 3,000 रुपए तक घट जाती है और डीजल की खपत में भी 50 से 60 लीटर की कमी दर्ज की गई है। इसके अलावा मिट्टी की संरचना में सुधार और खरपतवारों पर नियंत्रण रहता है। पराली खेत में खाद और पलवार का भी काम करती है। इसका मतलब ये हुआ कि पराली से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है और पानी की भी बचत होती है। वार्षिक और 12मासी फसलों के लिए तो संरक्षित खेती का जवाब नहीं। दुनिया भर में फिलहाल 8.5% फसलें संरक्षित तरीके से उगाई जा रही हैं।
रकबे में इसकी पैमाइश 12 करोड़ 40 लाख हेक्टेयर बैठती है। सबसे ज्यादा संरक्षित खेती अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना में होती है। इस तरह की खेती का चलन 90% इन्हीं देशों में है। भारत में पिछले कुछ साल के दौरान संरक्षित खेती में 15 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस तरह की खेती किसी भी जलवायु में की जा सकती है। यहाँ तक कि समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर भी इसे किया जा सकता है और 250 से 3000 मिलीमीटर बारिश वाले इलाके में भी। भारत में गंगा के मैदानी हिस्सों में बहुत सारे किसान धान के बाद गेहूं की बुआई करते हैं। यहाँ शून्य जुताई से गेहूं बोना बहुत ही कारगर साबित हुआ है। आइए बात करते हैं इस माह के कृषि कैलेंडर के बारे में, जिसमें हम आपको जानकारी देते हैं कि वर्तमान समय में अलग अलग फसलों को लेकर किस तरह की सावधानी बरतने की जरूरत है। आज इसी कड़ी में आपको बताएंगे शरदकालीन फसलों के बारे में कि कैसे इनकी बुआई करें, कैसे खेत की तैयारी करें, कैसे बीज शोधन करें ताकि अच्छी फसल हमारे किसानों को प्राप्त हो सके। तो आइए देखते हैं इस माह का कृषि कैलेंडर। अक्टूबर माह को खेती बाड़ी और फसलों की देखरेख के नजरिए से काफी अहम माना जाता है, क्योंकि भारत में अक्टूबर माह त्योहारों के प्रसिद्ध है और इसी बीच किसानों द्वारा लगाई गई खरीफ फसलें भी भरपूर पैदावार देने के लिए तैयार रहती है। इसी बीच जिन किसान भाइयों के खेत खाली पड़े हैं, वे शरदकालीन सब्जियों जैसे जापानी व्हाइट मूली तथा पूसा केसर व पूसा मघाली गाजर और आक्रील मटर की बुआई का कार्य भी कर सकते हैं। अगर ये फसलें सितंबर माह में लगाई है तो बोई हुई फसल में आधा बोरा यूरिया डाल दे और 10 दिन के अंतर पर सिंचाई कार्य करे। गाजर और मूली की फसल में कीट नियंत्रण के लिए 0.2% मैलाथियान का छिड़काव करे। इसके अलावा मटर की बुआई के लिए खेती की तैयारी का कार्य भी शुरू कर सकते हैं। मटर की बुआई से पूर्व खेत में आधा बोरी यूरिया, 8 टन कंपोस्ट, 3 बोरे सिंगल सुपर फॉस्फेट, 1 बोरा म्यूरेट ऑफ पोटाश डालकर मिट्टी को पोषण प्रदान करें। इसके बाद 30 किलोग्राम बीज रात भर भिगोए और अगले दिन 1 से 1.5 फुट दूर लाइनों में 1 इंच पौधों में दूरी रखकर बिजाई कर दे। बीजों को मिट्टी में बोने के बाद हल्की सिंचाई का कार्य करें। खरपतवारों के पूर्व नियंत्रण के लिए 600 ग्राम स्टॉम्प को 370 लीटर पानी में घोलकर बुआई के 1 से 2 दिन के अंतराल पर खेत में छिड़काव करें। खेत में पहली सिंचाई 27 से 30 दिनों के बाद ही करें। फसल को थोड़ा बड़ा होने पर कीट नियंत्रण का कार्य करें। इसके लिए 0.1% इंडोसल्फान या मैलाथियान का छिड़काव करना बेहतर रहता है। तो ये था इस माह का कृषि कैलेंडर, जिसमें हमने शरदकालीन सब्जियों के बारे में आपको विस्तार से जानकारी दी। इसी के साथ ही यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की, जिसमें आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे मधुबन गाजर के जनक से। छोटा सा ब्रेक, बने रहे कृषि दर्शन के साथ। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें।
वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं कृषि स्टार्टअप की। आज कृषि स्टार्टअप में हम बात करेंगे गाजर की एक विशेष किस्म के बारे में। जी हाँ, गाजर की बात करें तो हमारे देश में उगाई जाने वाली प्रमुख सब्जियों में से एक है और इसकी फसल इसलिए भी काफ़ी कामयाब मानी जाती है क्योंकि इसे काफ़ी पसंद किया जाता है इसके पोषक तत्वों के लिए। आपको बता दें कि गाजर में विटामिन ए, लौह तत्व और बीटा कैरोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे गाजर की ऐसी किस्म के बारे में जिनमें इनकी मात्रा को और अधिक बढ़ाया गया है जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक है। जी हाँ, बात कर रहे हैं मधुबन गाजर की किस्म के बारे में। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं इसके जनक से। गुजरात के जूनागढ़ जिले के खंगदरोल गांव के 95 वर्षीय वल्लभ भाई वसराम भाई मारवानिया ने गाजर की एक बायो फोर्टिफाइड किस्म मधुबन गाजर को विकसित किया है। आपको बता दें कि बायो फोर्टिफाइड गाजर की इस किस्म में बीटा कैरोटीन और लौह तत्व की उच्च मात्रा मौजूद होती है। वल्लभ भाई वसराम भाई मरवानिया को उनके इस कार्य के लिए वर्ष 2019 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 1943 में वल्लभ भाई वासरा भाई मरवानिया जब लगभग 13 वर्ष के थे तब उन्होंने अपने 5 एकड़ खेत में अपने पिता की मदद करने के लिए 5वीं कक्षा के बाद शिक्षा छोड़ दी। उन्होंने अपने पिता की खेती में मदद करनी शुरू की। उनके खेतों में दाल, अनाज, मूंगफली, मक्का और ज्वार उपजाई जाती थी। साथ ही मवेशियों को खिलाने के लिए गाजर भी उगाई जाती थी। शुरुआत में इन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा पर इन्होंने हार न मानी। अपनी कड़ी मेहनत और लगन से इन्होंने गाजर की बायो फोर्टिफाइड किस्म को विकसित किया। वल्लभ भाई की इस खोज से इस क्षेत्र के 150 से अधिक किसानों को लाभ मिला है। जूनागढ़ के 200 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में इसकी खेती की गई है। इसकी औसत पैदावार 40 से 50 टन प्रति हेक्टेयर है। स्थानीय किसानों के लिए ये आमदनी का प्रमुख स्रोत बन गया है। पिछले 3 वर्षों के दौरान गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के लगभग 1000 हेक्टेयर में मधुबन गाजर की खेती की जा रही है। बायो फोर्टिफाइड किस्म मधुबन गाजर गुणों से भरपूर है। इसका इस्तेमाल दूध की गुणवत्ता में सुधार के लिए पशुओं के चारे के रूप में किया जाता है। वल्लभ भाई ने इस उपजाति की कृषि के साथ साथ संरक्षण एवं विकास का कार्य करना शुरू किया। इस किस्म के विकास के शुरुआती वर्षों के दौरान इन्होंने बीज उत्पादन के लिए सबसे अच्छे पौधों को चुना और घरेलू खपत तथा विपणन को ध्यान में रखते हुए एक छोटे से क्षेत्र में इसकी खेती की। मांग बढ़ने पर 1950 के दशक में इन्होंने इसकी खेती बड़े पैमाने पर करनी शुरू की। उन्नत किस्मों का चुनाव बीजों के रूप में किया। उन्होंने अपने गांव और आसपास के गांव में बीजों का वितरण किया। इसके बाद इन्होंने व्यापक पैमाने पर बीजों की बिक्री करनी शुरू की। मधुबन बाजार की औसत उपज 40 से 50 टन प्रति हेक्टेयर है। गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में सफलतापूर्वक इसकी खेती की जा रही है। भारत जैसे विकासशील देश में जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा कुपोषण से ग्रसित है। साथ ही भारत की महिलाओं में आयरन की कमी से अनीमिया रोग आम है। ऐसे में गाजर की ये किस्म काफी लाभदायक हो सकती है। ये प्रजाति भारत के राष्ट्रीय पोषण नीति के संकल्पना की दिशा में 2022 तक पोषण मुक्त भारत के लक्ष्य को हासिल करने में अहम भूमिका निभा सकती है। यही कारण है कि सरकार ने वल्लभ भाई वासरा भाई मरवानिया के इस कार्य की सराहना की।
इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको जानकारी देंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। कहीं मत जाइएगा, बने रहे कृषि दर्शन के साथ। एक छोटा सा ब्रेक। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हूँ, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बहुत बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ। जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों, गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए बात करते हैं फार्मिंग इंडिया की। फार्मिंग इंडिया में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। हमारी सरकार किसानों की बेहतरी के लिए लगातार कदम उठा रही है और उन्हीं में से एक है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिससे हर खेत को पानी मिल सके और कम पानी के इस्तेमाल से अच्छी फसल का उत्पादन हो सके। आपको बता दें कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के सहयोग से ऐसी नई तकनीक विकसित की जा रही हैं जिससे हमारे किसान अधिक से अधिक लाभ ले सके और इन पर सरकार की तरफ से सब्सिडी भी दी जा रही है। तो आइए देखते हैं, इससे जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। देश में करीब 14 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर खेती होती है। 2015 में जब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू हुई तब 6.5 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर ही सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध थी। इसका मतलब ये हुआ कि आधे से भी ज्यादा जमीन बारिश के पानी पर निर्भर थी। जाहिर है वर्षा आधारित इलाकों में पैदावार कम होती है और किसानों को खेती से उतना लाभ नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का असल मकसद हर खेत तक पानी पहुंचाना है। यह अम्ब्रेला स्कीम है और इसमें मुख्य रूप से 2 घटकों को शामिल किया गया है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम यानी AIBB और हर खेत को पानी के भी 4 उप घटक हैं, जैसे कमांड एरिया डेवलपमेंट, सरफेस माइनर इरिगेशन, जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और बहाली तथा चौथा भूजल विकास। इसके अलावा सिंचाई योजना में दूसरे मंत्रालयों के भी 2 घटकों को शामिल किया गया है। पहला घटक प्रति बूंद अधिक उपज है, जो केंद्र कृषि मंत्रालय के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग की ओर से कार्यान्वित किया जा रहा है। दूसरे घटक का नाम वाटरशेड विकास है। इसका कार्यान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय का भूमि संसाधन विभाग कर रहा है। सिंचाई योजना का उद्देश्य खेत तक पानी की पहुंच को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना था। इसके अलावा खेत में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करना और स्थायी जल संरक्षण प्रथाओं को पेश करना भी इसमें शामिल था। पानी की बचत इस योजना का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। 2020-21 के दौरान इस योजना के तहत 9,38,000 हेक्टेयर फसलों को सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाया गया। इसमें टपक और फव्वारा दोनों तरह की सूक्ष्म विधियां शामिल है। 2021-22 के लिए हर खेत को पानी के अंतर्गत 899 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया।
प्रति बूंद अधिक उपज के लिए 4000 करोड़ रुपए को और वाटरशेड डेवलपमेंट के मद में 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और आइए बात करते हैं मोबाइल ऐप के बारे में। जी हाँ, इस भाग में हम आपको ऐसे मोबाइल ऐप्स के बारे में जानकारी देते हैं जो कि कृषि से संबंधित होती है और हमारे किसानों के काफ़ी काम आ सकती है। इसी कड़ी में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं किसान सभा मोबाइल ऐप की। जी हाँ, इसका लाभ ये है कि हमारे किसान इस ऐप को डाउनलोड कर ट्रांसपोर्टरों, विशेषज्ञों और साथ ही साथ ऐसे लोगों के संपर्क में आ सकते हैं जिनसे उन्हें काफ़ी लाभ प्राप्त हो सकता है। तो आइए देखते हैं किसान सभा मोबाइल ऐप के बारे में। कोरोना महामारी के दौर में हमारे किसान भाई बहनों ने खेती किसानी में बेहतर प्रदर्शन किया है। लॉकडाउन में भी भारतीय किसानों ने फसलों की बुआई से लेकर फसल प्रबंधन, फसल कटाई और उपज की बिक्री तक की सेवाएं घर बैठे हासिल की है। खेती किसानी में इस उम्दा बदलाव का श्रेय सरकार द्वारा जारी डिजिटलाइजेशन की नीति और कृषि वैज्ञानिकों की मेहनत को भी जाता है। डिजिटलाइजेशन की इसी कड़ी में देश के दूरदराज के इलाकों में आपूर्ति श्रृंखला और माल परिवहन प्रबंधन प्रणाली से किसानों को जोड़ने के लिए वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद और केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से किसान सभा ऐप विकसित और लॉन्च किया। किसान सभा ऐप का उद्देश्य किसानों को किफायती और सही समय पर सहायता प्रदान करना है, जिससे भारतीय किसानों को स्वावलंबित बनाकर उनकी आय को बढ़ाया जा सके। इस ऐप की मदद से किसान घर बैठे ही अपनी नजदीकी मंडी से कृषि जिन्सों के भाव का पता कर सकते हैं और मंडी भाव की जानकारी के बाद मालवाहक वाहन की सस्ते दर पर बुकिंग करके अपनी उपज को मंडियों तक पहुंचा सकते हैं। ये ऐप कृषि क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों के लिए उपयोगी तो है ही, साथ ही खेती के लिए उर्वरक, कीटनाशक, बीज, कृषि यंत्रों की बिक्री करने वाली कंपनियां भी बिना बिचौलियों के हस्तक्षेप से सीधे किसानों को जरूरी सामान सस्ती दरों पर बेच सकती है। इतना ही नहीं, किसान सभा ऐप की मदद से किसान अपनी फसलों को कोल्ड स्टोर या गोदामों में सुरक्षित रूप से भंडारण कर सकते हैं। आसान शब्दों में किसान सभा ऐप किसानों, ट्रांसपोर्टरों, मंडी डीलरों, ग्राहकों, कोल्ड स्टोरेज, कीटनाशक दवाओं के विक्रेता, उर्वरक खादों के विक्रेता, बड़े खुदरा दुकानदारों, ऑनलाइन स्टोर, संस्थागत खरीदारों समेत अन्य संबंधित सेवा प्रदाताओं के लिए उपयोगी है। इस मोबाइल ऐप में केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान भारत सरकार ने 6 प्रकार के पंजीकरण का ऑप्शन प्रदान किए हैं, जिसमें किसान पंजीकरण, मंडी डीलर पंजीकरण, मालवाहक वाहन पंजीकरण, सेवा प्रदाता पंजीकरण, मंडी बोर्ड मेंबर पंजीकरण, उपभोक्ता पंजीकरण की सेवा प्रदान की गई है। पंजीकरण के लिए किसान सभा ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और घर बैठे कृषि जगत से संबंधित सभी सेवाओं का लाभ उठाएं। इसी के साथ ही आज के कृषि दर्शन में फिलहाल इतना ही, लेकिन अगर आपके कोई सुझाव हैं, कोई सवाल है जो कि आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल पता है krishidarshan@gmail.com। साथ ही आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता नोट कर लें, कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त। उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में जो जानकारियाँ हमने आप तक पहुँचाई हैं आप उनसे ज़रूर लाभ उठाएंगे। साथ ही चलते चलते आपको बता दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए बस आपको इस QR कोड को स्कैन करना है। तो यहाँ लेंगे आपसे विदा, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। हिम्मत, मेहनत, लगन से अपने सपनों को पूरा करती, महिला स्वावलंबन और सशक्तिकरण की नई मिसाल पेश करती, स्वरोजगार से आत्मनिर्भर बनती,
संघर्ष से पहुंचती मंजिल तक, बेमिसाल बेटियां आंगन से बुलंदियों तक। हर बुधवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। T20 वर्ल्ड कप के धुरंधर होंगे आमने सामने। दांव पर क्रिकेट के सबसे रोमांचक फॉर्मेट की बादशाहत। किसके बल्ले से निकलेगा जीत का छक्का और किसकी गेंदों से बल्लेबाजों के सपने होंगे तार तार। सुनिए T20 वर्ल्ड कप के हर रंग आकाशवाणी के संग। मैं मम्मी को समझाने में मुझे 2-3 साल लगे और उनको ये बताने में कि आप एक बार तो आइए शूटिंग पे, देखिए तो क्या होता है सेट पे। ऐसे ही कभी जब शाम ढले। और काफ़ी लोग बोलते हैं कि ये स्पेलिंग नाम की चेंज करने से क्या हो गया तुम्हारे साथ, ये बताओ। हाँ। लेकिन मेरे पास कुछ ऑप्शन, तुम्हारा कुछ विकल्प बचता नहीं अगर आपके पास एस्ट्रोलॉजर हो। अब है सामने इसे छू लो जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। कोशिश से कामयाबी तक। जानने के लिए देखिए हर शनिवार शाम 5:30 बजे सरकार आपके साथ, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। विज्ञान ने बदली किसानों की तस्वीर। देश के युवा वैज्ञानिकों के अनुसंधान से मिल रही है किसानों को नए नए तकनीकें। नए आविष्कारों से खेती हुई आसान। बदल रही है भारत के किसानों की तकदीर और उनकी तस्वीर। सरकार भी दे रही किसानों का साथ। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के ऑफिस के सहयोग से इफ्को और डीडी किसान ले आ रहे हैं आपको एक नया कार्यक्रम, नया भारत के नया किसान। देखिए नए भारत का नया किसान 16 अक्टूबर से हर शनिवार रात 8 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। गांव की पंचायत से संसद के गलियारों तक गूंजती महिलाओं की आवाज, महिला सांसदों की परिश्रम की कहानी सुनिए उनकी जुबानी। शाइना एनसी के साथ हमारा खास कार्यक्रम नेत्री महिला सांसद और उनकी कहानियां, सिर्फ डीडी किसान पर।